हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज अदिति यादव। तो हम कर रहे हैं क्लास 10 का चैप्टर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो बच्चे, इसके 2 लेक्चर्स ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुकी हूँ, जिसमें हमने बेसिक चीजें पढ़ी। कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, उसमें इलेक्ट्रॉन्स किस तरह से फिल होते हैं, के शेल, एल शेल, एम शेल, एन शेल, इन सब के बारे में हमने पढ़ा। देन उसके बाद कार्बन की यूनिकनेस क्यों है, क्यों वो इतना यूनिक है कि उसके ऊपर एक पूरा का पूरा चैप्टर ही बन गया, राइट। तो जो उसकी प्रॉपर्टीज हैं, जैसे कि कैटिनेशन हमने पढ़ा, आइसोमेरिज्म पढ़ा, हमने हमने टोटल 4 उसकी प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं, राइट। सो अब है हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन। तो बच्चे देखो, एलोट्रोप्स का मतलब क्या होता है, ये तो समझ में आ गया कि कार्बन के एलोट्रोप्स की बात कर रहा है, लेकिन एक्चुअल में एलोट्रोप्स होता क्या है। देखो, एलोट्रोप्स का मतलब क्या होता है, किसी भी एलिमेंट की डिफरेंट फॉर्म्स, किसी भी एलिमेंट की डिफरेंट फॉर्म्स जिनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम हो। केमिकल प्रॉपर्टीज क्यों सेम हो, क्योंकि अब देखो, अगर मैं बात करूं कार्बन की, कि कार्बन की डिफरेंट फॉर्म्स और उन सब की केमिकल प्रॉपर्टीज, नॉट फिजिकल, आई एम टॉकिंग अबाउट केमिकल प्रॉपर्टीज सेम हो। क्यों सेम हो केमिकल प्रॉपर्टीज, क्योंकि सबके सब का जो बेसिक एटम है वो तो कार्बन ही है ना। किसके एलोट्रोप्स हैं ये, कार्बन के। जैसे एग्जांपल से समझाती हूँ कि मान लो आप लोग, जैसे यहाँ कार्बन के 3 एलोट्रोप्स है, मान लो आप लोग 3 सिबलिंग्स हो, भाई बहन हो 3, ठीक है। अब आप लोगों की केमिकल प्रॉपर्टीज, यानी कि केमिकल का मतलब मैं बात करूंगी जीन्स की, तो क्या आप लोगों में जीन्स सेम होंगे? नॉट एग्जैक्टली आई एम टॉकिंग अबाउट, जीन सेम होंगे ना एज कंपेयर टू आपके नेबर से। हाँ, सेम होंगे। क्यों? क्योंकि आप लोगों का जो पेरेंट है, जो आप लोगों के पेरेंट हैं वो सेम है, पेरेंट्स सेम है आप लोगों के, ठीक है। तो आप लोगों की केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल का मतलब जेनेटिक लेवल पे प्रॉपर्टीज सेम होंगी, क्योंकि आप लोगों के पेरेंट्स सेम है, ठीक है। आप लोगों की फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या सेम है? क्या आप लोग वही हरकतें करते हैं, वही सारी चीजें करते हैं जो आपके भाई बहन करते हैं? नहीं। आप लोगों की फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है, डिफरेंट है। इट मीन्स कि किसी को जल्दी गुस्सा आ जाता है, किसी को थोड़ा लेट आता है, कोई अपने बिना कहे पढ़ने लगता है, किसी को 24 घंटे बोलते रहो फिर भी नहीं पढ़ता है, किसी को कोई चीज पसंद है, किसी को वो चीज पसंद नहीं है, किसी का फेवरेट कलर कुछ हो रहा है, किसी का फेवरेट फूड कुछ हो रहा है, ठीक है। सारी सिमिलैरिटीज नहीं है, किसी की हाइट बड़ी है, किसी की उसके कंपैरिजन में थोड़ी छोटी है। तो इट मीन्स आप लोगों की फिजिकल प्रॉपर्टीज, आप लोग भाई बहन हो, यानी एलोट्रोप्स के कार्बन कंपेयर करो। कार्बन बोले तो आपके पेरेंट्स, ठीक है। आप लोग 3 भाई बहन हो, इट मीन्स 3 इसके क्या हो गए, एलोट्रोप्स, कार्बन के एलोट्रोप्स हो गए 3। इनकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम है, आप लोगों की जेनेटिक लेवल पे सेम है, हाँ सेम है, तो आप लोगों की केमिकल प्रॉपर्टी सेम है। क्या आप लोगों की फिजिकल प्रॉपर्टी सेम है? नहीं सेम है। किसी को कुछ पसंद है, किसी को वो चीज पसंद नहीं है। सिंपल है, किसी का फेवरेट फूड कुछ हो रहा है, किसी का फेवरेट फूड कुछ हो रहा है, किसी का फेवरेट कलर कुछ हो रहा है, सिंपल। तो एलोट्रोप्स का मतलब क्या हुआ? एलोट्रोप्स का मतलब उस एलिमेंट की डिफरेंट फॉर्म्स, जिन सब की केमिकल प्रॉपर्टीज तो क्या होगी बच्चे, सेम, और फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होंगी, डिफरेंट, ऑब्वियसली, ठीक है, समझ में आया। अब देखो, तो कार्बन के 3 एलोट्रोप्स है, वहां हम फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात कर रहे थे, हाइट से कर लो, फेवरेट फूड, फेवरेट कलर, कोई भी चीज से कर लो। यहाँ पे फिजिकल प्रॉपर्टीज का मतलब है मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट हो गया, कोई कितना हार्ड है, कितना सॉफ्ट है, ठीक है। तो देखो, अब कार्बन के 3 एलोट्रोप्स है, डायमंड, ग्रेफाइट एंड फुलरिन, ठीक है। पहले इन दोनों को कंपेयर करते हुए हम पढ़ेंगे। देखो, डायमंड का जो स्ट्रक्चर होता है, अब एक बात बताओ, आप लोगों को पता है कि कार्बन कितने बॉन्ड्स बनाता है? 4 बॉन्ड्स बनाता है, ये हम पढ़ चुके हैं, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 6 होता है। जब एटॉमिक नंबर इसका 6 है तो के शेल में क्या है, 1s2, 2 इलेक्ट्रॉन्स के शेल में चले गए। फिर बारी आती है एल शेल की। एल शेल में क्या आते हैं, 2s और 2p। तो 2s2, तो 2s में भी 2 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, ठीक है। तो टोटल 4 इलेक्ट्रॉन चले गए 2 के शेल में, और एल शेल के s में 2 इलेक्ट्रॉन चले गए, बचे कितने हमारे पास, 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो 2p के अंदर, p ऑर्बिटल, p सब शेल के अंदर हमारे पास
कितने इलेक्ट्रॉन्स फिल हो सकते हैं टोटल? मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन हमारे पास तो यहाँ उसे स्टेबिलिटी के लिए 6 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए पी के अंदर, ठीक है। लेकिन हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ पे बचे हुए? सिर्फ 2, क्योंकि 2 तो हमने क्या किए, देखो हम ऐसे करते हैं ना, के शेल एल शेल, के में 1s2 और टोटल एटॉमिक नंबर कितना है कार्बन का? 6, ठीक है। तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ गए, 2 इधर चले गए, 2s2, फिर जाता आता है 2p, तो 2 2 4 और कितने बचे? 2 बचे, तो यहाँ पे 2। इट मीन्स यहाँ होने चाहिए थे पी के अंदर स्टेबिलिटी के लिए इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए थे 6, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स कितने फिल हुए? 2। इट मीन्स इसे 4 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। अगर ये स्टेबल होना चाहता है तो ऑब्वियस सी बात है, हर चीज इस यूनिवर्स में स्टेबल चाहती है, स्टेबिलिटी चाहती है, स्टेबल होना चाहती है, ठीक है। तो भाई कार्बन भी स्टेबल होना चाहेगा, तो इसे जरूरत है 4 इलेक्ट्रॉन की, ठीक है। इट मीन्स अब ये हमने पढ़ लिया कि गेन क्यों नहीं करता इलेक्ट्रॉन्स का, लूज क्यों नहीं करता इलेक्ट्रॉन्स का, ये सिर्फ और सिर्फ शेयरिंग क्यों करता है। ये सारी चीजों के लिए आप प्लीज प्रीवियस लेक्चर्स देखिएगा, ठीक है। तो देखो अब हमें पता है कि कार्बन जो है वो 4 बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, यानी कि 4 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करता है वो, ठीक है। तो अब ये जो देखो एक कार्बन है, इसने कितने बॉन्ड बनाए? 4 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा, इट मींस उसे 4 बॉन्ड बनाने पड़ेंगे, ठीक है। 4 इसके हो गए, 1 2 3 4, ठीक है। 4 इसके, इसका एक, तो इसका ऑक्टेट हो गया कंप्लीट, ठीक है। ऐसे ही सिमिलरली और इलेक्ट्रॉन्स ऐसे जुड़ते रहेंगे, ये इधर जुड़ता रहेगा, इस तरह ये चेन इस तरह से चलती रहती है, ठीक है। ये इस तरह से प्रेजेंट होते हैं, ये इस तरह से प्रेजेंट होते हैं, ये इस तरह से प्रेजेंट होते हैं। तो क्या आपको यहाँ कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। एक कार्बन ने 4 कार्बन के साथ बॉन्ड बना लिया, तो क्या कोई फ्री इलेक्ट्रॉन बचेगा? नहीं बचेगा, क्योंकि उसकी टेंडेंसी ही है कि वो 4 बॉन्ड की शेयरिंग कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं बचेगा। तो अब ये बताइए कि डायमंड गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होगा या पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होगा? हमेशा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कौन करता है? चार्जेस करते हैं, ठीक है। अब यहाँ कोई चार्ज दिख रहा है आपको? कोई इलेक्ट्रॉन दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। इट मींस डायमंड क्या है? पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, क्योंकि एक कार्बन ने 4 कार्बन के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन कर सकता है। सिर्फ इसी कार्बन की बात नहीं कर रही मैं, हर एक कार्बन डायमंड के अंदर, हर एक कार्बन 4 कार्बन के साथ बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है। इट मीन्स कि कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है। और बच्चे जब फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, इट मीन्स ये पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। अब देखो यही चीज ग्रेफाइट में, ग्रेफाइट में क्या होता है कि एक कार्बन 3 कार्बन के साथ बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। यहां हमने बोला डायमंड में कि एक कार्बन 4 कार्बन के साथ बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है, ठीक है। लेकिन ग्रेफाइट में क्या है? एक कार्बन ने 3 कार्बन के साथ बॉन्ड बनाए। अब इसके पास तो एक इलेक्ट्रॉन बचेगा, क्यों? क्योंकि इसकी तो टेंडेंसी है भैया इसे तो 4 ही बॉन्ड बनाने हैं, ठीक है। हमने देखा था कि 2s के इलेक्ट्रॉन भी जाएंगे इसमें, 2p के भी इलेक्ट्रॉन जाएंगे शेयरिंग में, ठीक है। तो इट मींस इसका एक इलेक्ट्रॉन तो रह गया, इसका एक इलेक्ट्रॉन तो रह गया। अब ये जो इसका इलेक्ट्रॉन है, ये क्या है? फ्री इलेक्ट्रॉन। ये तो फ्री है, ये किसी से बॉन्डेड नहीं है, इसका किसी के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं हो रखा है, ठीक है, किसी के साथ बाउंडेड नहीं है ये, तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन है। तो अब ये बताइए कि ग्रेफाइट गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होगा या पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होगा? ऑब्वियसली ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होगा। क्यों? क्योंकि इसके पास एक फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। कैसे प्रेजेंट है? क्योंकि एक कार्बन, ग्रेफाइट के अंदर एक कार्बन 3 कार्बन के साथ बॉन्ड बनाता है, लेकिन कार्बन की तो टेंडेंसी है कि वो तो 4 कार्बन के साथ बॉन्ड बनाएगा, तभी वो स्टेबिलिटी गेन कर पाएगा, ठीक है। और डायमंड के अंदर एक कार्बन 4 कार्बन के साथ बॉन्ड बना रहा है, इसीलिए कोई फ्री इलेक्ट्रॉन बचा ही नहीं वहां पे, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट, डायमंड जो है वो हार्डेस्ट सब्सटेंस है अर्थ का। इस धरती पे, इस पृथ्वी पे जो हार्डेस्ट सब्सटेंस है वो है आपका डायमंड। हार्डेस्ट सब्सटेंस डायमंड है। क्यों है?
क्योंकि इसके अंदर कोवेलेंट बॉन्डिंग जो होती है ना कार्बन कार्बन की, वो बहुत स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है इसके अंदर। देखो ये कैसे पैक्ड है, बिल्कुल ही पैक है। ये देखो, ये देखो बिल्कुल पैक है। ये भी ऐसे जाएगा, मतलब इसकी पैकिंग इतनी स्ट्रॉन्ग है कि ये इतना टाइट नेटवर्क है इसका कि ये सबसे ज्यादा हार्डेस्ट सब्सटेंस है अर्थ का। आपसे क्वेश्चन पूछा जाए हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑन अर्थ, तो आंसर सीधा डायमंड। ठीक है, अब ये बताओ कि ग्रेफाइट हार्ड होगा या सॉफ्ट होगा एज कंपेयर टू डायमंड? मैम हार्ड बेटा सॉफ्ट होगा। क्यों सॉफ्ट होगा? क्योंकि यहाँ कार्बन के पास क्या इसकी इतनी टाइट बॉन्डिंग है, यहाँ तो एक कार्बन चार कार्बन के साथ बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है, लेकिन यहाँ तो बॉन्डिंग ढीली हो गई ना भैया, उसके पास एक फ्री इलेक्ट्रॉन बचा है ना। जैसे आपके पास टेंडेंसी है कि आप चार फ्रेंड्स बना सकते हो, आपके फ्रेंड सर्कल में आपके चार फ्रेंड्स बनेंगे, यानी चार फ्रेंडशिप बॉन्ड्स बनेंगे, तो आपका फ्रेंड सर्कल टाइट है। ठीक है, आपके पास चार फ्रेंडशिप बॉन्ड्स बना सकते हो आप, और आपके पास चार ही फ्रेंड्स है, तो ठीक है, आप एकदम फिट हो, स्टेबल हो। लेकिन अगर आपके पास टेंडेंसी है, आप क्या बना सकते हो, आप चार बॉन्ड्स बना सकते हो, चार फ्रेंडशिप बॉन्ड्स बना सकते हो, लेकिन आपके पास फ्रेंड सिर्फ तीन है, तो एक की कमी तो है ना। तो जो वो कमी है, क्या उससे आपका फ्रेंडशिप बॉन्ड सर्कल जो है वो इतना टाइट हो पाएगा एज कंपेयर टू डायमंड? नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए ग्रेफाइट जो होता है वो स्मूथ होता है और स्लिपरी होता है। स्लिपरी क्यों होता है? क्योंकि ग्रेफाइट में ये जो कार्बन कार्बन की जो लेयर्स होती हैं, ये एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करती हैं। ठीक है, स्लिपरी क्यों है? क्योंकि एक दूसरे के ऊपर ऐसे स्लाइड करती हैं, लाइक दिस, ये ऐसे लेयर स्लाइड करती हैं। ठीक है, तो इसीलिए ये स्मूथ है और स्लिपरी है। और यहां से देखने से पता चल रहा है कि डायमंड का कैसा स्ट्रक्चर है, 3D नेटवर्क है, और ग्रेफाइट का हेक्सागोनल रिंग्स का फॉर्मेशन करता है। ये कैसा स्ट्रक्चर आता है इसका, ग्रेफाइट का हेक्सागोनल रिंग्स। ठीक है, अब मेल्टिंग पॉइंट डायमंड और ग्रेफाइट। मेल्टिंग पॉइंट डायमंड का हाई होता है एज कंपेयर टू ग्रेफाइट। क्यों? क्योंकि कार्बन के अंदर, सॉरी, डायमंड के अंदर इतने स्ट्रॉन्ग कार्बन कार्बन कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से इसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है एज कंपेयर टू ग्रेफाइट। ग्रेफाइट का भी हाई होता है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही लो होता है, हाई होता है, लेकिन डायमंड के कंपैरिजन में मैंने लिखा ना रिलेटिवली लो। रिलेटिवली का मतलब कि डायमंड के कंपैरिजन में इसका लो मेल्टिंग पॉइंट है, जब मैं डायमंड से कंपेयर करूंगी। एमपी यानी मेल्टिंग पॉइंट, राइट। तो डायमंड का मेल्टिंग पॉइंट हाई है एज कंपेयर टू ग्रेफाइट, क्योंकि ग्रेफाइट के अंदर जो इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं वो वीक होती हैं एज कंपेयर टू आपका डायमंड। ठीक है, अब बचता है हमारा थर्ड एलोट्रोप फॉर्म, जिसका नाम है फुलरिन। ठीक है, अब देखो इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, एक फुटबॉल की तरह इसका स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, एक फुटबॉल की तरह इसका स्ट्रक्चर होता है, जो कि एक होलो केज होता है। होलो केज यानी अंदर से वो खाली है, सर्कल है, गोला है, लेकिन अंदर से वो खाली है। ठीक है, वो एक फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर होता है इसका। इसमें दो टाइप्स की रिंग प्रेजेंट होती हैं आपकी, हेक्सागोनल रिंग्स और प्रेजेंट होती हैं पेंटागोनल रिंग्स। ये आपको लर्न करना है। इसमें दो रिंग्स कौन कौन सी होती हैं, हेक्सागोनल रिंग्स और पेंटागोनल रिंग्स। हेक्सागोनल यानी 6 कार्बन की रिंग, पेंटागोनल मींस 5 कार्बन की रिंग्स। ठीक है, और जो इसका सबसे पहला जो इसका स्ट्रक्चर, जो इसका एक जो है एलिमेंट डिस्कवर हुआ है, वो है C60, यानी कि इस फॉर्म के अंदर इस एलोट्रोपिक फॉर्म के अंदर कितने कार्बन प्रेजेंट है? फुलरिन का जो एक एग्जाम्पल है जो अब तक डिस्कवर हुआ है वो है कार्बन 60। कार्बन 60 मतलब इसके अंदर 60 कार्बन प्रेजेंट है। ठीक है, तो एलोट्रोपिक फॉर्म समझ में आ गई। केमिकल प्रॉपर्टी सेम, फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट। क्यों डिफरेंट? क्योंकि केमिकल प्रॉपर्टी सेम क्यों? क्योंकि बने तो इनका पेरेंट एटम जो है वो तो कार्बन ही है, लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टीज इसके डिफरेंट है। क्यों डिफरेंट है फिजिकल प्रॉपर्टीज? क्योंकि इन सब में बॉन्डिंग डिफरेंट है। इनमें कार्बन कार्बन की बॉन्डिंग अलग है, जैसे कि इसमें डायमंड के अंदर एक कार्बन 4 कार्बन से जुड़ा हुआ है, ग्रेफाइट के अंदर एक कार्बन 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, एक फ्री इलेक्ट्रॉन है, तो बॉन्डिंग डिफरेंट हुई, सिंपल। फुलरिन के अंदर क्या होता है, इसमें दो टाइप की रिंग्स प्रेजेंट होती हैं, हेक्सागोनल रिंग्स,
एंड पेंटागोनल रिंग्स। तो आई होप आपको ये एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन पूरा टॉपिक समझ में आया है अच्छे से। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ कंपाउंड्स। टाइप्स ऑफ कंपाउंड्स में बचे हमारे पास 3 टाइप्स के कंपाउंड आते हैं, ठीक है। पहला कंपाउंड है कार्बन कंपाउंड। इसके नाम से ही आपको पता चल रहा है कि इस कंपाउंड के अंदर कार्बन होना चाहिए, मींस इसमें कार्बन तो प्रेजेंट होगा ही होगा। उसके अलावा अगर और कोई एलिमेंट क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो भी चलेगा, लेकिन कार्बन मस्ट है, कार्बन प्रेजेंट होना चाहिए। इसके अलावा कुछ भी प्रेजेंट हो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन कार्बन जरूर प्रेजेंट हो क्योंकि इस कंपाउंड का नाम ही कार्बन कंपाउंड है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड मींस इसके अंदर कार्बन के साथ साथ हाइड्रोजन भी प्रेजेंट होना चाहिए। कार्बन और हाइड्रोजन दोनों प्रेजेंट होने चाहिए। इनके अलावा अगर और कोई एलिमेंट जैसे कि ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कुछ भी प्रेजेंट हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कार्बन और हाइड्रोजन दोनों प्रेजेंट होने चाहिए। हाइड्रोकार्बन कंपाउंड। हाइड्रो मीन्स हाइड्रोजन, कार्बन मीन्स कार्बन। तो वो कंपाउंड्स जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ ओनली लिखा है यहाँ, सिर्फ और सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन ही प्रेजेंट हो, सिर्फ और सिर्फ यही प्रेजेंट होनी चाहिए। इसके अलावा कुछ नहीं चलेगा कि इसके अलावा कोई और भी प्रेजेंट है एलिमेंट, नहीं, सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन ही प्रेजेंट होनी चाहिए। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या हुआ? कार्बन का मतलब कार्बन प्रेजेंट हो, उसके अलावा कुछ और भी प्रेजेंट हो सकता है, कोई और एलिमेंट भी प्रेजेंट हो सकता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड मींस कार्बन और हाइड्रोजन दोनों प्रेजेंट हो, उसके अलावा कोई और एलिमेंट भी प्रेजेंट हो सकता है, ठीक है। हाइड्रोकार्बन सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन ही प्रेजेंट हो, और कोई एलिमेंट प्रेजेंट नहीं होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन ही प्रेजेंट होने चाहिए, ठीक है। ओके, तो इन दोनों में डिफरेंस क्या हुआ ऑर्गेनिक में और हाइड्रोकार्बन में? ऑर्गेनिक में तो कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट हो प्लस कुछ और भी प्रेजेंट हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हाइड्रोकार्बन में सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन ही प्रेजेंट होने चाहिए, इसके अलावा कुछ भी प्रेजेंट नहीं होना चाहिए, कोई अदर एलिमेंट नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है हमारा, अगर मैं बात करती हूँ हाइड्रोकार्बन की, तो बच्चे हाइड्रोकार्बन में हमारे पास हाइड्रोकार्बन मतलब हाइड्रोजन और कार्बन ही प्रेजेंट हो। आया समझ में? ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे, ये आते हैं हमारे 2 टाइप्स के हाइड्रोकार्बन, एक एलिफेटिक, एक एरोमेटिक, ठीक है। पहले देख लो एक बार आप एरोमेटिक, क्योंकि एरोमेटिक ज्यादा हमें पढ़ना नहीं है, सिर्फ इतना ही देखना है कि हाइड्रोकार्बन के 2 टाइप्स हैं, एक एलिफेटिक और एक एरोमेटिक। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन को एरीन्स भी बोलते हैं। आई नो आपके लिए ये टर्म्स न्यू है, बट जैसे जैसे आप पढ़ोगे आपके लिए बहुत फैमिलियर हो जाएंगे ये टर्म्स, ठीक है। तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का एग्जांपल है बच्चे बेंजीन। ये बेंजीन आप 11th और 12th में इतना यूज करोगे ना अपनी केमिस्ट्री में कि बस अभी आपको लग रहा होगा नया नया, लेकिन 11th 12th में बहुत ज्यादा इसका यूज है, ठीक है। बेंजीन, देखो बेंजीन का स्ट्रक्चर क्या होता है? बेंजीन का स्ट्रक्चर होता है, ये देखो, ये कैसे बना? ये ऐसे बना हमारा, कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, फोर्थ, फिफ्थ, ये इस तरह से, यानी कि 6 कार्बन है जो साइक्लिक फॉर्म में प्रेजेंट है। तो मैम ये बेंजीन कैसे हुआ? ये तो साइक्लोहेक्सेन होना चाहिए, 6 कार्बन है यानी कि हेक्सेन है, सिंगल बॉन्ड है इसीलिए तो हेक्सेन बोल रहे हो, और साइक्लिक है तो साइक्लोहेक्सेन। तो बच्चे बेंजीन और एल्केन में डिफरेंस है कि बेंजीन और एल्केन में ऑल्टरनेट, बेंजीन के अंदर ऑल्टरनेट यानी एक छोड़ के एक, ऑल्टरनेट का मतलब होता है एक छोड़ के एक डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर अगर यहाँ पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो यहाँ नहीं होगा, फिर यहाँ प्रेजेंट है, फिर यहाँ प्रेजेंट है, यानी कि 3 डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट है, ठीक है। और जरूरी नहीं है कि यहाँ प्रेजेंट हो सकता है
यहाँ प्रेजेंट हो तो यहाँ नहीं होगा, यहाँ हो तो यहाँ नहीं होगा। इट मीन्स इसका स्ट्रक्चर जब फाइनली आप बनाते हो ना तो आप ऐसा दिखाते हो, बीच में एक सर्कल दिखाते हो। इट मीन्स कि इसका चार्ज पूरे में डिस्ट्रीब्यूटेड है इक्वली इसके अंदर, ठीक है। बस आपको इतना ही पढ़ना है बेंजीन के बारे में। ये है आपका स्ट्रक्चर बेंजीन का। ऑल्टरनेट 6 कार्बन की क्लोज्ड चेन है, साइक्लिक चेन है, उसके अंदर ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट है, वही कहलाता है आपका बेंजीन, ठीक है। और ये किसके अंदर आता है? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, और इसे हम बोलते हैं एरीन्स, ठीक है। अब देखो बात करते हैं एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन की। एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या है? एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन में हम पढ़ते हैं बच्चे दो, ओपन चेन, और इसे बोलेंगे एक ओपन चेन है, एक क्लोज चेन है। जब आप किसी भी चीज को क्लोज कर देते हो तो ये क्या हुई? साइक्लिक, साइकिल की फॉर्म में है ना, जहां से स्टार्ट किया वहीं पे एंड हुआ। तो क्लोज्ड चेन क्या हुई? साइक्लिक। तो ओपन चेन अगर मैं कहूंगी तो क्या ये साइक्लिक होगी? नहीं, ये होगी एसाइक्लिक। ओपन चेन बोलो या फिर एसाइक्लिक बोल दो, क्लोज्ड चेन बोल दो या फिर साइक्लिक बोल दो, ठीक है। फिर आगे फर्दर हम इसके पढ़ेंगे टाइप्स में। हमारे पास है एल्केन, एल्कीन और एल्काइंस, ठीक है। एल्केन, एल्कीन और एल्काइंस। तो देखो यहां देखते हैं हम ये एल्केन, एल्कीन और एल्काइंस। तो एल्केन्स, एल्केन्स का मतलब क्या होता है बच्चे? इसमें सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होगा, यानी कार्बन कार्बन जो बॉन्ड प्रेजेंट है वो सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होगा, ठीक है। कार्बन और कार्बन के बीच में एक ही बॉन्ड प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो ये हो गए एल्केन्स। अब एक बॉन्ड प्रेजेंट है तो इसे क्या बोलते हैं? सैचुरेटेड। एक बॉन्ड प्रेजेंट है तो उसे बोलते हैं हम सैचुरेटेड। जो अगर आपको बोल दिया कि मान लो क्वेश्चन दे दिया कि कोई सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, तो समझ जाओ कि वो बात कर रहा है एल्केन्स की। सिर्फ और सिर्फ एल्केन्स ही सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं, ठीक है। यानी कि उनके बीच में एक बॉन्ड, कार्बन कार्बन के बीच में सिर्फ एक ही बॉन्ड, एक ही कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट है, ठीक है। अब बात करते हैं एल्कीन्स की। एल्कीन्स के अंदर कार्बन और कार्बन के बीच में दो बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। कार्बन और कार्बन के बीच में दो बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, यानी कि ये हमारा, ये बन गया हमारा एल्कीन्स, ठीक है, एल्कीन्स। तो इसे जब डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो इसे हम बोलते हैं अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड और सैचुरेटेड का मतलब कि अगर एक बॉन्ड प्रेजेंट हो, एक कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट हो कार्बन कार्बन के बीच में, एक कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट हो तो उसे बोल दिया हमने सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और अगर एक से ज्यादा प्रेजेंट हो, दो प्रेजेंट हो, तीन प्रेजेंट हो, तो उन सबको एक वन सिंगल कार्बन बॉन्ड है, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है, तो उसे हम बोलेंगे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और कार्बन कार्बन के बीच में मोर देन वन मे बी इट टू या फिर 3 बॉन्ड्स प्रेजेंट हो तो उसे बोलते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ठीक है। ये हो गया आपका एल्कीन्स, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और एल्काइंस, एल्काइंस का मतलब कार्बन कार्बन के बीच में 3 बॉन्ड प्रेजेंट है, कार्बन कार्बन के बीच में 3 कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट है, ठीक है। अब 3 प्रेजेंट है तो क्या बोला हमने? सैचुरेटेड का मतलब सिर्फ एक ही बॉन्ड प्रेजेंट होना कार्बन कार्बन के बीच में। एक से ज्यादा है, चाहे वो 2 बॉन्ड हो या फिर 3 बॉन्ड हो, उन सबको क्या बोलते हैं? अनसैचुरेटेड। तो ये भी क्या हो जाएगा? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ठीक है। अब देखो एक और चीज देखो आप, जब आप अभी आपको लर्न करना पड़ेगा, ये यहां लिखती हूं मैं एल्केन्स, एल्कीन्स एंड एल्काइंस, ये है एल्कीन्स, ठीक है। तो बच्चे आप एल्केन्स, एल्कीन्स, एल्काइंस इनका फॉर्मूला कैसे बनाते हो? देखो एक चीज याद रखो, एल्केन का होता है CnH2n प्लस 2, CnH2n प्लस 2, ठीक है। एल्कीन्स का CnH2n सिंपल, और एल्काइंस का CnH2n माइनस 2।
ये होता है आपके एल्केन्स, एल्कीन्स और एल्काइंस का फॉर्मूला। ठीक है, अब देखो जैसे कि मान लो एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, मान लो लेते हैं इथेन का एग्जाम्पल। इथ इथ का मतलब कितने कार्बन प्रेजेंट होने चाहिए? 2 कार्बन। अभी मैं समझाऊंगी कि आपको कैसे पता चलेगा इथ का मतलब 2 कार्बन, मिथ का मतलब 1 कार्बन। ठीक है, अभी देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। पहले देखो इथेन अगर कहीं लिखा हो इट मीन्स उसमें 2 कार्बन प्रेजेंट है। और अगर हम बात कर रहे हैं हाइड्रोकार्बन में, तो हाइड्रोकार्बन मीन्स उसमें हाइड्रोजन भी प्रेजेंट होंगे। ठीक है, जो कार्बन की वैलेंसी को सेटिस्फाई करेंगे। कौन करेंगे? हाइड्रोजन करेंगे। ठीक है, तो इथेन। अब एल्केन की बात करेंगे। देखो इथ का मतलब होता है कि 2 कार्बन, इथ का मतलब 2 कार्बन। ठीक है, अब ये क्या है? एल्केन के पीछे का एन ले लो, एल्केन के पीछे का एन, ए एन ई ले लो, तो ये क्या हो गया? इथ प्लस एन, इथेन। इथेन का मतलब ये बात कर रहा है एल्केन्स की। अब इथेन का फॉर्मूला आप देखो कैसे बनेगा। हमने लिख दिया भैया कार्बन और हाइड्रोजन। अब बनाओ कैसे बनेगा। कार्बन कितने हैं? 2, 2 यानी एन, एन की वैल्यू कितनी है? 2। सी एन यानी कि सी की यहां पे लिख दो, सी के नीचे एन की जगह पे 2। एच कितना है? हाइड्रोजन 2 एन, 2n यानी 2 मल्टीप्लाई एन, एन कितना है? 2। ये जो इथ मिथ ये बोलते हैं ना कार्बन, कार्बन नंबर, इनको है ये है एन, एन की वैल्यूज। ठीक है, तो कितना एन कितना है? 2 मल्टीप्लाई 2n, एन कितना है हमारा? 2, तो 2 मल्टीप्लाई 2। ठीक है, प्लस 2। तो ये हो गया आपके इथेन का फॉर्मूला C2, 2 2 जा 4 प्लस 6 C2H6। ठीक है, ये हो गया आपके इथेन का फॉर्मूला, इथेन। ठीक है, सिमिलरली सिमिलरली अगर मैं बोलूंगी एल्कीन, एल्कीन, तो एल्कीन मुझे अगर बनाना है तो कैसे बनाऊंगी? यहां मैंने इथ का मतलब 2 कार्बन। ठीक है, इथ का मतलब 2 कार्बन और एल्कीन, ईन के पीछे का ईन ले लो, एल्कीन के पीछे का ईन लगा दो, तो ये क्या बन जाएगा? इथीन। ये जिसका फॉर्मूला आप लिखेंगे हम वो है इथीन। इथीन का स्ट्रक्चर देखो क्या है? CnH2n, Cn, n यानी नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं? n का मतलब नंबर ऑफ कार्बन। नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं इथीन इथ के अंदर? 2, तो C नीचे लिख दिया हमने 2। अब H, H2n नंबर ऑफ कार्बन, n मतलब नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं? n है 2, तो ये हो गया इसका इथीन का फॉर्मूला C2H4। ये है आपके इथीन का फॉर्मूला। ठीक है, अब नेक्स्ट, अब आप बताओ मुझे कि एल्काइन का कैसे होगा। एल्काइन, एल्काइन का मतलब इथ यानी 2 कार्बन और आइन यानी एल्काइन के पीछे का आइन लगाओ, तो क्या हो जाएगा? इथाइन, इथाइन। ठीक है, इथ यानी कि जो कार्बन है, कितने नंबर ऑफ कार्बन है, और आइन, एन, इन, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन का मतलब ये बता रहा है कि उसके अंदर सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है, डबल बॉन्ड प्रेजेंट है या फिर ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है। ठीक है, तो इथाइन, इथाइन का बताओ C और H मैंने लिख दिया क्योंकि हाइड्रोकार्बन के अंदर कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट है, ये पता है हमें, तो कार्बन और हाइड्रोजन लिख दिया। अब N, Cn यानी नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं? 2, तो लिख दिया मैंने 2। ठीक है, अब बात करते हैं हाइड्रोजन। हाइड्रोजन क्या है? 2n, 2n यानी 2 मल्टीप्लाई n यानी नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं? 2 माइनस 2, Cn, C2 हो गया, H2n ये भी लिख दिया, माइनस 2, जो भी आएगा इसमें से 2 माइनस करेंगे तो C2, 2 2 जा 4 यानी कि H4 और ये माइनस का 2, तो क्या आ गया? C2H2, C2H2। ये फॉर्मूला किसका हुआ? आपके इथाइन का। ठीक है, तो इसीलिए अगर आपको कोई भी स्ट्रक्चर गिवन हो, अगर आपको बोल दे प्रोपाइन का स्ट्रक्चर बताओ तो भी आप बता सकते हो। बस ये पता होना चाहिए कि मिथ के अंदर कितने नंबर ऑफ कार्बन है, इथ के अंदर कितने नंबर ऑफ कार्बन है। ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। एल्केन्स, एल्कीन्स, एल्काइंस कि एल्केन में सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है कार्बन कार्बन के बीच में। आप कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड मत करना क्योंकि हाइड्रोजन तो सिर्फ बच्चा एक ही बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकता है। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है। ठीक है, कार्बन का हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, यानी कि उसके के शेल के अंदर
उसके के शेल के अंदर, के शेल में कितने हैं 1s होता है, यानी कि एस सब शेल के अंदर सिर्फ आप क्या फिल कर सकते हो 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो हाइड्रोजन के अंदर एक 1 एटॉमिक नंबर है, यानी 1 इलेक्ट्रॉन तो आप फिल कर पा रहे हो। इसे जरूरत सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन की है, यानी कि ये सिर्फ एक बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है। कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है और उसका नाम होगा एल्केन। ठीक है। एल्कीन मतलब कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, 2 बॉन्ड है, और वो होगा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। एल्काइंस मतलब कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, 3 बॉन्ड है, और वो भी क्या होगा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। जिसमें एक सिंगल कार्बन कार्बन के बीच में सिर्फ एक ही बॉन्ड होगा वो सैचुरेटेड है, अगर 2 या 3 या कितने भी बॉन्ड प्रेजेंट है उसे बोलते हैं अनसैचुरेटेड। और ये जरूर याद रखिएगा आप एल्केन्स एल्कीन्स एल्काइंस में कि एल्केन्स मतलब CnH2n+2, एल्कीन्स CnH2n, एल्काइंस CnH2n-2, और n क्या है यहाँ नंबर ऑफ कार्बन। अब ये कैसे पता चलेगा नंबर ऑफ कार्बन, अभी नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे। तो देखो अभी हम बात कर रहे थे कि कैसे पता चलेगा कि कितने नंबर ऑफ कार्बन को क्या बोलते हैं। ठीक है, देखो अगर किसी कंपाउंड में बच्चा एक कार्बन प्रेजेंट हो, 1 कार्बन हो, तो उसे बोलते हैं मिथ। मिथ। ठीक है। 2 कार्बन प्रेजेंट हो तो इथ, 3 कार्बन प्रेजेंट हो तो प्रोप, 4 कार्बन को बोलते हैं ब्यूट, 5 कार्बन को बोलते हैं पेंट, 6 कार्बन को बोलते हैं हेक्स, 7 कार्बन को बोलते हैं हेप्ट, 8 कार्बन को बोलते हैं ओक्ट, 9 कार्बन को बोलते हैं नोन, एंड 10 कार्बन को बोलते हैं डेक। अब मैम ये कैसे पता चलेगा कि वो एल्केन एल्कीन एल्काइन है, तो वो फॉर्मूला से पता चलेगा। एल्केन का फॉर्मूला क्या है हमारा, एल्केन का फॉर्मूला है CnH2n+2। ठीक है। एल्कीन का फॉर्मूला क्या है CnH2n। एल्काइन का फॉर्मूला क्या है आपका CnH2n-2। जहां पे n क्या है मैं यहां लिख देती हूं, ये जो n है ये है बच्चे आपका नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। अगर एक कार्बन प्रेजेंट है तो बोल देंगे मिथ, 2 कार्बन तो इथ, सिमिलरली अप टू 10 ये बोल देंगे हम। ठीक है। अब देखो अगर मैंने भी बताया था कि कैसे इथेन इथीन इथाइन बोलते हैं। ठीक है। 2 कार्बन है इथ, लेकिन अगर ये फॉर्मूला फॉलो कर रहा है तो वो क्या है एल्केन है, और एल्केन के पीछे का एन ले लेंगे हम। अगर इथ ये वाला फॉर्मूला फॉलो कर रहा है तो इसको बोलेंगे एल्कीन, अगर डबल बॉन्ड है तो एल्कीन, और एल्कीन के पीछे का इन ले लेंगे, यानी ये एन इन और आइन ये लगा देंगे तो आपके स्ट्रक्चर के नाम आ जाएंगे। देखो कैसे हम यहां लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, राइट। 10 तक हम सीख लेते हैं, यहाँ तक ये आपके काम आएगा, इतना इनफ है आप लोगों के लिए, मोर देन इनफ है। ये तो 10 तक आता भी नहीं है बट फिर भी इतना आपको आना चाहिए। ठीक है। देखो 1 यानी कि इसमें एक कार्बन है, ये लिखे हैं मैंने नंबर ऑफ कार्बन, ये है हमारे नंबर ऑफ कार्बन, यानी इसमें एक कार्बन है। एक कार्बन को क्या बोलेंगे हम मिथ, तो यहां लिख दो मिथ। और किसकी बात कर रहे हैं हम एल्केन की, तो पीछे का एन जोड़ दो, मिथ एन। ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है हमारा एल्कीन, एल्कीन में क्या लिखेंगे मिथ, पीछे का इन जोड़ोगे नहीं जुड़ेगा, नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि बच्चे हमने क्या पढ़ा था, अब मिथ का मतलब कि एक कार्बन प्रेजेंट है कंपाउंड के अंदर, एक कार्बन प्रेजेंट है, तो वो और हमने बताया कि एल्कीन के अंदर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है, तो 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बनेगा, वो तभी बनेगा जब उस कंपाउंड के अंदर 2 कार्बन होंगे, राइट। लेकिन मिथीन मिथीन के अंदर तो सिर्फ एक ही कार्बन है ना, क्योंकि मिथ का मतलब तो एक कार्बन है, तो दूसरा कार्बन तो है ही नहीं, तो वो डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे करेगा। ठीक है। जैसे मान लो आपके पास 2 चॉकलेट्स हैं,
दो चॉकलेट्स के बीच में सिंगल बॉन्ड भी बन सकता है, डबल बॉन्ड भी बन सकता है और ट्रिपल बॉन्ड भी, क्योंकि हम बॉन्ड किसके बीच में बना रहे हैं, दो चॉकलेट्स के बीच में, जैसे यहाँ दो कार्बन्स के बीच में। ठीक है, अगर आपके पास चॉकलेट ही एक है तो आप किससे बॉन्ड बनाओगे, उसका दूसरी तो है ही नहीं उसके पैरेलल, जिससे आप बॉन्ड फॉर्मेशन करोगे। इसीलिए मिथ में हमेशा मीथेन का फॉर्मेशन होता है, कभी भी मिथाइन या मिथीन नहीं बनता है। अब आपसे पूछ ले कोई क्यों नहीं बनता है, क्योंकि मिथीन यानी कि कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होना चाहिए, और कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड तो तभी होगा जब यहाँ पे दो कार्बन प्रेजेंट हो गए। यहाँ पे तो कार्बन n यानी नंबर ऑफ कार्बन ही 1 है, तो दूसरा कार्बन तो प्रेजेंट है ही नहीं जिसके साथ बॉन्ड का फॉर्मेशन करना है। ठीक है, सिमिलरली एल्काइन क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए, तो दूसरा कार्बन तो है ही नहीं, क्योंकि मिथ का मतलब तो 1 कार्बन है। ठीक है, तो इसीलिए ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होगा। इट मींस मिथ के अंदर सिर्फ मीथेन प्रेजेंट होता है, क्योंकि इसमें सिंगल बॉन्ड बनेगा। ठीक है, ओके। अब आप बोलोगे कि सिंगल बॉन्ड भी तो आपने बोला था कार्बन कार्बन के बीच में, बचा सिंगल बॉन्ड तो आप हाइड्रोजन के साथ भी बना सकते हो, लेकिन क्या आप हाइड्रोजन के साथ डबल बॉन्ड बना सकते हो, नहीं बना सकते। क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन की वैलेंसी तो सिर्फ 1 होती है, यानी सिर्फ उसे एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए, यानी कि स्टेबिलिटी के लिए। ठीक है, देखो अब बात करते हैं इथ यानी कि दो कार्बन की। इथ का मतलब क्या है, यहां लिख दिया हमने इथ, लिख दो हर जगह इथ। अब बताओ ये क्या है, एल्केन, एन उठा लो पीछे का, इथेन। ये क्या है, एल्कीन, इथीन। ये क्या है, इथाइन। सिमिलरली प्रोप, प्रोप एल्केन है तो प्रोपेन, प्रोप एल्कीन है तो प्रोपीन, इन, और इसका आइन उठाओ तो प्रोपाइन। तो ये सारी चीजें मैं 5 तक करती हूँ। नेक्स्ट ये क्या होगा, डेकेन। 10 क्या है, 10 करके बताती हूँ मैं आपको। 10 क्या है, डेक, डेक लिख दो हर जगह, डेक लिख दो। ठीक है, ये लिख दिया हमने डेक। अब ये क्या है, एल्केन के पीछे का एन उठाओ, सिमिलरली तो बन गया डेकेन। एल्कीन के पीछे का इन उठाओ, एल्काइन के पीछे का आइन उठाओ, डेकाइन बन गया। सिंपल। तो ये सारी चीजें अब आप करके दिखाएंगे कि इन सब का आंसर क्या आएगा, और ये सारे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिए। ठीक है, आप स्पेशली 9 का और 8 का, इन दोनों के कमेंट कीजिए कि 9 और 8 के एल्केन का नाम क्या होगा, एल्कीन का नाम क्या होगा और एल्काइन का नाम क्या होगा। आई होप ये लेक्चर आपको अच्छा लगा हो, आपको समझ में आया हो। आई होप सारी चीजें क्लियर हो। फिर भी कोई क्वेरी है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। और डेकेन, सॉरी ऑक्टेन, नोनेन, इन सब के नाम, इनका एल्काइन क्या होगा, एल्कीन क्या होगा और एल्केन क्या होगा, 8 और 9 अगर नंबर ऑफ कार्बन प्रेजेंट है तो इन सब के नाम क्या होंगे वो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। टिल देन बाय बाय, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी।